दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब दो किस्म के स्पेक्ट्रम हो गए ना, दो काम हो रहे हैं, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और या फिर एनर्जी एमिट हो रही है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर में ये नोट करना है आपने। अच्छा, ये आप अपने नोट्स बनाओगी बेटा या मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूं? बेटा बताना जरा, मैं आपको स्क्रीन, नहीं सर, मैं लिख रही हूँ साथ साथ। बेटा रिकॉर्डिंग सेंड करूं आपको? अच्छा जी, देखिए, इन दिस चैप्टर वी नहीं। विल ओनली डिस्कस एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब इस यूनिट में हमने अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात ही नहीं करनी, हमने सारी की सारी बात करनी है एमिशन स्पेक्ट्रम की। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर तीन चार बातें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपको पता है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब आप बताएं जरा मुझे, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये आप लोगों ने A2 में पढ़ा हुआ है, लाइन स्पेक्ट्रम। जी सर। कोई आइडिया है आपको? या दो तरह के वो होते थे ना सर, एक तो देखिए जरा इसकी डेफिनेशन लिखें। उस पे कलर्स आते थे सारे। द एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम बिकॉज an atom emits energy in the form of very thin lines. Because an atom emits energy in the form of very thin lines, इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम is an example of बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड स्पेक्ट्रम ये होता है कि सपोज करें कि कोई ऑक्सीजन गैस है, आप उसको हीट कर रहे हैं, तो बेटा उससे जो एनर्जी निकलेगी ना वो ऐसे रिलीज होगी, ऐसे। उसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम स्क्रीन के ऊपर आएगा वो बड़ा थिक बैंड की फॉर्म में आएगा, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। अगर कोई मोनोटॉमिक लाइक हीलियम गैस है और हीलियम गैस ने सपोज करें कि वायलेट कलर एमिट करना है, तो वो बेटा यूं करेगा, ये जैसे, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये बैंड स्पेक्ट्रम है। अच्छा, रेनबो में कौन सा स्पेक्ट्रम होता है बताएं जरा, थोड़ा गाइड करें, रेनबो में कौन सा होगा? जी बेटा बताएं, रेनबो में। सिर्फ वो तो फुल कलर्स के फॉर्म में शो होता है। देखिए रेनबो में क्या होता है, मुझे बताएं, रेनबो में एक कलर होता है या मल्टीपल कलर्स होते हैं? मल्टीपल कलर्स। मुझे बताएं, रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं? 7 कलर होते हैं ना बेटा। जी जी। और आपको पता है इसमें रेड की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है और वॉयलेट की शॉर्टेस्ट होती है। यस। तो अब इसमें होता ही है बेटा कि ऐसा एनर्जी स्पेक्ट्रम जिसमें एक सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ से सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट हो रही हो और मल्टीपल वेवलेंथ एमिट हो रही हो, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो सच एन एनर्जी एमिशन, हवा बेटा आप लिख लो मेरे ख्याल से, इन जी विच, जी सर, मैं लिख रही हूँ साथ साथ। वेरी गुड, ये बहुत, क्योंकि लिखते हुए ना याद हो जाता है फिर। तो सच एन एनर्जी एमिशन इन विच wavelengths such an energy emission in which wavelengths from certain minimum to maximum values emit are called continuous spectrum। ठीक है, अब बेटा इसकी एग्जांपल लिख लें। इसकी एग्जांपल है, देखिए, फॉर एग्जांपल रेनबो एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं कि जब आप किसी मेटल को हीट करते हैं ना, तो उसमें से कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज होती है, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं।
ठीक है, तो ये 3 स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताए हैं, ये तीनों आप नोट कर लें कि एटॉमिक, अगर कोई एटम लाइट एमिट करेगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रम होगी, अगर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी एमिट करेगा तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होगा, और अगर कोई कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स एनर्जी एमिट हो रही है विदाउट विदाउट द फॉर्म ऑफ एनी गैप, सर्टेन मिनिमम से सर्टेन मैक्सिमम, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम की मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है। अब ये क्या होती है, जरा लिखें स्पेक्ट्रल सीरीज, यहां पे बेटा लिखें स्पेक्ट्रल सीरीज, ये मेन हेडिंग है, स्पेक्ट्रल सीरीज, यानी कि मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है स्पेक्ट्रल सीरीज से। अच्छा, अब ये स्पेक्ट्रल सीरीज की क्या डेफिनेशन है, इसको आपको पढ़ाने से पहले मैं ये कहूंगा आपको कि सपोज करें कि आपके पास ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ये बल्कि बना हुआ है, ये हाइड्रोजन का एटम बना हुआ है। अगर बेटा यहां पर, अगर बेटा इस एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, सपोज करें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में जा रहा है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर ये फोर्थ से फर्स्ट में आने की बजाय सेकंड में आए और या फिर फोर्थ से थर्ड में आए, तो ये जो वेवलेंथ एमिट करेगा ना, इसमें एक रेगुलरिटी होगी, एक सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस का नाम होता है स्पेक्ट्रल सीरीज। अब इसकी जरा डेफिनेशन आप देखें क्या बनेगी, आपको डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगा कि स्पेक्ट्रल सीरीज किसे कहते हैं। द रेगुलरिटीज in wavelengths of emitted radiations the regularities in wavelengths of emitted radiations एक मिनट, ये कोई एरर दे रहा है, एक मिनट, ये डबल आ गया। The regularities in wavelength of emitted radiation of hydrogen atom is called spectral series। अच्छा, अब ये नाम याद नहीं करना, लेकिन वैसे ही मैं बता रहा हूं, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, जी बेटा कोई क्वेश्चन पूछा आपने? असल में आपकी आवाज ना बड़ी कम आ रही है। नहीं सर, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा ठीक है बेटा, ये समझ आ रही है ना, आगे चलूं मैं? जी सर। अच्छा जी, लिखें द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज आइडेंटिफाइड बाय जे 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 बाल्मर। अच्छा, अब जे बाल्मर ने क्या किया था, जे बाल्मर ये कहता है, बेटा एक मिनट, अच्छा बाय जे बाल्मर। अच्छा, अब देखें जरा बाल्मर ने क्या कहता है, बाल्मर का फार्मूला लिखूंगा आपको समझ आएगी। बाल्मर ये कहता है कि अगर सपोज करें बेटा, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा सेकंड शेल है, ये बेटा थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ शेल है, एंड सो ऑन, देयर आर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक होता है लेकिन एनर्जी लेवल्स इनफाइनाइट होते हैं। बाल्मर ने ये बोला कि सपोज करें आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर वाले शेल में भेज देते हैं, किसी भी ऊपर वाले शेल में। बाल्मर की ये रिसर्च थी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से सेकंड शेल में जंप करता है ना, इन द सेकंड शेल, तो ये हमेशा और हमेशा विजिबल लाइट एमिट करेगा, विजिबल लाइट, अगर वो सेकंड शेल में जंप, सेकंड शेल में ट्रांजिशन लेते हैं। तो इस सारी बात को मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि अकॉर्डिंग टू बाल्मर, हाइड्रोजन एटम
A hydrogen atom emits visible light if its electron jumps into the second shell. अच्छा, अब उसकी जो वैल्यू है उस वेवलेंथ की, जो विजिबल लाइट एमिट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है वो जरा देखें। इट्स फार्मूला इज 1/λ इक्वल्स आर एच। अब ये आर एच क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी। आर एच 1/2² माइनस 1/n²। आपने A2 में पढ़ा हुआ है 1/p² माइनस 1/n²। अब ये जो 2 है ना, 2 ये वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n वो शेल है जिससे आ रहा है। तो यहां पे n इज द हायर शेल, यहां पे लिख लें n इज द हायर शेल। आप यहां पे शेल नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। इस आर एच को बेटा बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। दिस आर एच इज नोन एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद करनी है, रट्टा लगाना है माजरत के साथ। 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। सपोज करें आपने फाइंड आउट करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड शेल में आए तो कितनी वेवलेंथ एमिट होगी, कौन सी विजिबल लाइट एमिट होगी। तो यहाँ पे आप n की जगह 4 पुट कर लेना बेटा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Got it. अच्छा, अब बेटा यहां पर एक जुमला लिख लें आप, बड़ा काम का जुमला है ये मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एज इट एमसीक्यू आ सकता है। तो ये आप लिख लें यहां पे सेंटेंस कि बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल स्पेक्ट्रम या विजिबल रीजन। मतलब बाल्मर इस फार्मूला से जो भी वेवलेंथ निकलेगी वो हमेशा किसी ना किसी विजिबल लाइट की होगी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एज इट भी आ सकता है कि बताएं बाल्मर सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं कि आप लोगों ने याद करना है। अब उसके बाद आगे चले। अच्छा, अब इसके बाद हुआ ये बेटा कि एक नया फिजिसिस्ट आया जिसका नाम था लाइमन। अब यहाँ पे आपको थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे। लाइमन सीरीज, तो लाइमन ने क्या बोला वो जरा देखें। लाइमन सीरीज, लिखें जी लाइमन सीरीज। अच्छा जी, अब लाइमन क्या कहता है। लाइमन ये कहता है बेटा, अब उसकी रिसर्च सुने। लाइमन ने ये रिसर्च की कि अगर मैं किसी ग्लास ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करके उसको इलेक्ट्रिक करंट देता हूं और इतना करंट देता हूं कि उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, और अगर वो डी एक्साइट हो टू द फर्स्ट शेल, इफ इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स टू द फर्स्ट शेल, तो हमेशा अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है फर्स्ट शेल में तो वो हमेशा अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिट करेगा। अब ये मुझे बताएं एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉन मिनिमम किस शेल से, वन के नियरेस्ट कौन सा शेल है जहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। Two. Sir, two. 2 सेकेंड शेल, तो इसका मतलब है ये एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, और सो ऑन जो मर्जी पुट कर लें। और फिर उसके बाद एक जुमला लिखें कि लाइमन सीरीज लाइज इन लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब जो थर्ड हमारे पास
सीरीज है बेटा वो है पेस्चन सीरीज। तो वो लिख लेते हैं पेस्चन सीरीज। ये सब साइंटिस्ट के नेम है, फिजिसिस्ट के नेम है। अच्छा, अब पेस्चन ने क्या बोला? पेस्चन ये बोलता है कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो और वो डी एक्साइट होके किसी थर्ड शेल में आ जाए, थर्ड शेल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्ड शेल में, तो हमेशा जो सीरीज एमिट होगी वो होगी पेस्चन सीरीज, और इंफ्रारेड लाइट एमिट होगी। अब एन की वैल्यू 4 होगी। अब तो आपको थोड़ा सीक्वेंस पता चल गया होगा कि एन की वैल्यू मिनिमम कहां से स्टार्ट होती है, जितना ये नंबर है उससे एक ज्यादा से स्टार्ट होती है। अच्छा, अब मैं यहां पे जरा थोड़ा लगा लूं। अब जो फोर्थ सीरीज है वो भी लिख लें आप। फोर्थ सीरीज इज ब्रैकेट सीरीज। ये आपको बेटा नाम याद करने हैं सारे। ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज क्या है बेटा? ब्रैकेट ने ये बोला था कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से फोर्थ शेल में जंप करे तो भी इंफ्रारेड लाइट एमिट होगी फोर्थ शेल में। अब एन की वैल्यू क्या होगी? 5, 6, 7 सो ऑन। और लास्ट में फंड सीरीज। फंड सीरीज। अब फंड सीरीज क्या है? कई लोग इसको पी फंड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली फंड है, ये पी साइलेंट है। फंड सीरीज ये है कि इफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी शेल टू द फिफ्थ शेल तो भी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होंगे। इससे ऊपर अगर 6 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो कोई सीरीज ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद लॉन्गर वेवलेंथ एमिट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये वाली सीरीज जो है वो फंड सीरीज है। एन की वैल्यू होगी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ऑल राइट। अब मैं यहां पे भी एक नोट लिखने लगा हूं। वो नोट क्या है वो जरा आप नोट फरमाएं बेटा। वो ये है कि लास्ट वाली तीनों सीरीज जो है ना, पेस्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, lie in infrared इंफ्रारेड रीजन। ये लास्ट वाली तीनों से जो भी वेवलेंथ आएगी वो इंफ्रारेड की होगी। अच्छा जी, अब मुझे जल्दी से बताएं बेटा, आपको ये बात समझ आई है? ये तीनों 5 की 5 सीरीज आपको क्लियर है? जी सर, डन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब आपने मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन क्या है। बेटा, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पेस्टन सीरीज में बताएं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, सपोज करें हम कैलकुलेट करते हैं, वो क्वेश्चन ये करता है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पेस्टन सीरीज। तो कैसे करेंगे आप? पेस्टन सीरीज का सबसे पहले तो फार्मूला देखेंगे। 700। अब हमें ये ढूंढना है कि इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से थर्ड में आए तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा या फिफ्थ से थर्ड में आए? तो फिफ्थ से थर्ड में आए। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी? मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी? जब वो बहुत ऊपर वाली शेल से आए। बेटा बताएं कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन जितने ऊपर वाले शेल से आएगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईएस्ट एनर्जी तब रिलीज होगी जब इनफाइनाइट होगा।
और आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, आपने इससे बहुत क्वेश्चन किए हैं सी बाय लैम्डा से। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए एनर्जी का मैक्सिमम रिलीज होना बहुत जरूरी है, और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होने के लिए एन की वैल्यू इन्फिनिटी होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सीरीज के लिए, फॉर एनी सीरीज short for any series the shortest wavelength can be the shortest wavelength can be obtained for any series. The shortest wavelength can be obtained by taking n equal infinite, by taking n equal infinite। यानी अगर आपको वो बाल्मर सीरीज की कहता है, फंड सीरीज की कहता है, किसी भी सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहता है ना, तो आपने एन की वैल्यू बेटा क्या ले लेनी है, इनफाइनाइट। ठीक हो गया? आप मुझे बताएं ये पॉइंट क्लियर है? अब मैं आपको निकाल के जी दिखाता सर, समझ आ गया। हूं। देखो लेमडा मिनिमम है ना, लेमडा मिनिमम क्वेश्चन के लिए चलो निकालते हैं। तो आर एच 1/9 -1/इंफिनिटी। अब आप मुझे बताएं 1/इंफिनिटी कितना होता है, जीरो। तो यहाँ पे अगर हम जीरो पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1/लैम्डा मिनिमम इक्वल 1/इंफिनिटी जीरो होता है ना, तो ये बन जाएगा RH/9। अब आप इसको इन्वर्ट करेंगे, जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा मिनिमम इक्वल हो जाएगा 9/RH, 9/RH। तो मैं क्या करता हूं कि मैं आपसे अब बाल्मर की पूछता हूं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी। बाल्मर सीरीज चूंकि विजिबल रीजन में फॉल करती है, और विजिबल रीजन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? वो आपको ये क्वेश्चन यूं भी दे सकता है कि फाइंड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम लगाएं, ये आ जाएगा RH 1/4 -1/इंफिनिटी, 2 का स्क्वायर होता है ना उसमें। अब देखिए ये जीरो बन गया, तो लैम्डा मिनिमम बन गया 4/RH, इट बिकम्स 4/RH, ये आंसर है। जी बेटा ये बताएं, क्लियर हुआ आपको? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा अब मुझे बताएं, मैं उल्टा पूछता हूं, बाल्मर सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ बताएं कैसे निकलेगी? ये तो मिनिमम है ना, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? 700 लेंगे। हाँ वेरी गुड, वो फेराइट की होती है ना, लेकिन आप वो निकालेंगे कैसे? यहाँ पे तो वो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा इस फॉर्म में, RH की फॉर्म में। तो वो कैसे निकलेगी? 1/लैम्डा, बाल्मर का फार्मूला होता है RH 1/2² -1/, अब क्या मैं पुट करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। अब देखिए मिनिमम वेवलेंथ तब एमिट होगी जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वेवलेंथ तब एमिट होगी जब एनर्जी मिनिमम होगी। और मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन किस शेल से टू में आ जाए। थ्री। सर थर्ड से। ये सेकंड शेल है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से टू में आ जाए तो एनर्जी गैप मिनिमम होगा ना, और वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। करें जरा इसको सॉल्व।
Sir, 5 RH over 36. यस, दिस इज द आंसर, 5 RH/36, यही आंसर है। ठीक है, 5 RH/36। अच्छा, अब एक और एमसीक्यू लिखें। ये एमसीक्यू है, मैं यहाँ पे इसकी लिखने लगा हूँ कि एन इलेक्ट्रॉन is taking transition from sixth shell to the ground shell in hydrogen atom। ये सारे फार्मूला हाइड्रोजन के लिए है। The number of possible spectral lines emitted during the transition will be A5, B6, Charlie 15, Delta 30। अगर एक इलेक्ट्रॉन 6 से सेकंड फर्स्ट शेल में आ रहा है तो बताएं कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होने के चांसेस है। हाउ मेनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी एमिटेड। Sir, 30. बेटा कोई आंसर आया? Sir, आवाज आ रही है आपको? 30 I think. 30 कैसे किया आपने? Because वो second और like different levels के दरमियान भी ऐड करना है या नहीं? नहीं नहीं, कंसीडर करना है ना। कंसीडर मतलब अगर सपोज वो वन फिफ्थ, में किस किस अगर वो पॉसिबिलिटी फिफ्थ से में वो आ आ सकता जाता है सर, अगर वो फिफ्थ में आ जाता है और फिर फोर्थ में चला जाता है तो उसको पॉसिबिलिटी कंसिडर करना है? है। हाँ हाँ, फिफ्थ से आके फोर्थ में आएगा तो पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे ना। ओके, तो फिर मतलब 16 17 से ऊपर बन रहा है तो 30 होगा। अच्छा, अब देखें मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपने बहुत पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि एटलीस्ट आपका अल्लाह ने ये लेवल तो बनाया हुआ है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर लेती हो। ये देखो, ये देखो बेटा, ये सिक्स चल है, ये फिफ्थ है, ये बेटा फोर्थ है। हाँ, 6 5 4, ये थर्ड है, ये टू है, अच्छा जी। अब ये है ऐसे, अब देखें जरा, ये सिक्स शेल है, एन ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। अब देखते जाना जरा। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि इलेक्ट्रॉन 6 से डायरेक्टली 1 में आ जाए। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करे, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करे और बेटा वो डायरेक्टली 1 में आ जाए। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो यहां से जंप करे पहले 2 में आए, या फिर यहां से जंप करे पहले 3 में आए, या फिर पहले 4 में, या फिर पहले 5 में। अच्छा, अब जो यहां से फिफ्थ में आया था, 6 से फिफ्थ में आया था, अब उसके पास क्या पॉसिबिलिटीज है कि फिफ्थ से 1 में आए, या फिर फिफ्थ से पहले 2 में आए, या फिफ्थ से 3 में आए, या फिफ्थ से 4 में आए। अब जो 4 में आया था उसके पास ये पॉसिबिलिटीज हैं।
जो थर्ड में आया था उसके पास ये पॉसिबिलिटीज है, और जो 6 से 2 में आया था उसके पास ये पॉसिबिलिटी। अब इनको ऐड करो जरा। तो 15 बन रहा है। 15, यस, आंसर इज 15। अब ओके हो गया, ये देखें, ये आंसर है 15। आंसर इज 15। लेकिन अब मेरा यहां पर एक सवाल है कि सपोज करें आगा खान में या एंटी टेस्ट में आपको याद आता है, तो क्या वहां पे आप इतना टाइम होगा लाइनें बनाए? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाने लगा, पहले ये बनाएं सारा, ये पहले बनाओ सारा, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ, जरा जल्दी बनाना है। डन सर। बेटा देखें, नोट कर लिया आपने ये सारा? जी सर डन। अब मैं आपको ना इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखें, इससे आपको ये लाइंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली फार्मूला याद कर लो और उससे ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए ये सिंगल यूनिट का टॉपिक है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, और मोस्टली ये स्पेक्ट्रल लाइंस का आता है। तो देखिए एक शॉर्टकट लिखें, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये आप फार्मूला आपका 2 मिनट का काम 10 सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे n क्या चीज है? n इज द हायर शेल जिससे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। चलें जल्दी से बताएं n की वैल्यू क्या है, किस शेल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है? फिर 6। तो ये देखो बेटा, 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप मुझे बताओ 6 - 1 क्या होता है? 5। 5 इंटू 6, 30। 30 डिवाइडेड बाई 2। 30 डिवाइड बाय 2। 15। ये देखें आंसर आ गया ना, कोई लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है ना? दिस इज वेरी ब्यूटीफुल शॉर्टकट, आप इससे बहुत जल्दी कर लोगे। ओके डन सर। अब मैं आप ये कितनी देर में करोगे? अगर आपको सपोज करें सेवंथ शेल से निकालें, जरा सेवंथ शेल से जरा स्पीड से निकालें, कितना बनता है सेवंथ शेल से? जी सर। सेवंथ शेल से फाइंड आउट करें कि कौन सा बनता है, मतलब कितने स्पेक्ट्रल लाइन सेवंथ शेल से सर अगर। 21 21। एक्सीलेंट। अब देखो, अगर आप सपोज करें कि इसको 10 सेकंड में निकाल रहे हो ना, तो मेरे पास एक जी और ऐसा तरीका है जिससे आप इसको 2 सेकंड में भी निकाल सकते हो, और ज्यादा शॉर्टकट है, शॉर्टकट का शॉर्टकट। तो पता है क्या है? अच्छा ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ये आपको वहां भी हेल्प करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन 6 से जंप कर रहा है ना, 6 से जंप कर रहा है, इस नंबर को रहने दो, बाकी जो शेल के नंबर्स बनते हैं ना उनको ऐड कर लो। 5 + 4 + 3 + 2 + 1। देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 9 + 3 12 14, और ये देखो 15 बन गया। 7 से जंप कर रहा है ना, तो 7 को रहने दो। 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये भी 21 बनता है। 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 1 21, ये भी शॉर्टकट है। क्या आपको ये समझ आया? जी सर समझ आ गया। यानी जिस शेल से जंप कर रहा है ना, उसको छोड़ दो, बाकी जितने शेल के नंबर्स बनते हैं उनको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, फिंगर टिप्स पे ही हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना इस ओके फार्मूला गॉट में इट। एक शर्त है,
और वो शर्त ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड शेल में जंप करना चाहिए। अच्छा, अब ये क्लास एंड हो रही है, मैं आपको दोबारा क्लास में इन करता हूँ, ठीक है बेटा? ओके सर।